जी दोस्तों, मेरे साथ है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमल शीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि आज आपके साथ कोई स्मूथ सेलिंग हो जाए। आज कर्नल साहब क्वेश्चन ही सेलिंग का है। इंडिया जो है उसकी जो अरिहंत क्लास जो सबमरीन्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, और तीसरी चौथी अब सबमरीन जो है वो आ रही है इस सिलसिले में। ये क्या इंडिया की सोच है? इंडिया न्यूक्लियर ट्राइड भी कंप्लीट कर चुका है, सारा कुछ है। इतनी न्यूक्लियर सबमरीन्स का क्या करेंगे? चाइना से आप लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान ने आपकी एयरफोर्स जो है उसका जो जुलूस निकाला आपने देखा कर्नल साहब। अब नेवी को क्यों आजमाना चाहते हैं? अरबों डॉलर का दिफाई बजट है, या कि आप समझते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स नाकाम हो गई, या इस दफा नेवी को थोड़ा तैयार किया जा रहा है क्योंकि नेवी के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। जरा ये बताइएगा कर्नल साहब, इंडियन नेवी लड़ पाएगी? उसकी ये कंडीशन कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के साथ? क्योंकि चाइना के साथ तो बिल्कुल नहीं है। वेरी कमल शीमा साहब, मेरी आपको रिक्वेस्ट ये रहेगी कि थोड़ा सा अपडेटेड रहा करिए। इंटरनेशनल अफेयर्स आपके बस की बात नहीं है, कोई बात नहीं। कम से कम इंडिया के मामलों में, क्योंकि आपका हमेशा से क्लेम रहा है, मैं आपको इज्जत देना चाहूंगा कि आपने कहा है कि इंडियन के मामलों पर आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, अंदर तक की खबर रखते हैं, डीप इनसाइड रहते हैं, ऑपरेशन रूम्स के अंदर क्या होता है। ते कमल शीमा साहब, ये गल बनी नहीं कि तुसी कहंदे हो कि ਹੁਣ ਆਪਾਂ अरिहंत बना रहे ने न्यूक्लियर, या 2 या 3 और बना रहे। मैं देखो, अब मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ सो दैट आप किसी और शो में एम्बेरस ना हो। पहली बात, आपको अब जाकर याद आया, अब जाकर अरिहंत याद आया, वो तो 2016 से चल रही है भाई। मैं क्या करूं? 1-2 दिन आगे पीछे आप हो जाओगे तो मैं नहीं आपको समझ सकता हूँ कि गलती हो जाएगी। 2016 की चल रही है भाई मेरे पास तो। नहीं, वो आप 16 बताओ। की अच्छा, चल रही है, दूसरा। और ऐड कर रहे हैं। मैं तो ये हाँ कह हाँ, रहा मैं आ रहा हूँ सर। हूँ इस अरे पे बात हजूरे वाला, करनी है। ये तो ट्रेलर भी जब नहीं है। पहले कुछ नहीं कर सकी तो ये क्या कर लेगी? मान ले, मैं तो सवाल मेरा ये ये था इसीलिए ना। और इस पर सवाल भी ये था, आएंगे, इस लड़ पर भी भी आएंगे। पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये सवाल था। हाँ बिल्कुल, ये आपके, मैंने आपको पहला सवाल इसलिए ठीक करना चाहा कि पर्सपेक्टिव करेक्ट होना चाहिए। आपकी अगर समझ ही ठीक नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान गलत समझे। मैंने तो तो कर्नल पहली साहब बात, दूसरी और तीसरी नहीं बोले, आ रही है, दूसरी और तीसरी नहीं आ रही है, चौथी आ रही है। तो यही मैंने चौथा कहा है होने वाला आपको। है। आप मुझे नहीं साहब, आपने कहा इंटरप्ट करते दूसरी रहे और जब मैंने तीसरी। सवाल गलत किया हो। अच्छा चले, हाँ, ठीक नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, आपने कहा ना दूसरी तीसरी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ तो चौथे का मामला चल रहा है मैं आपका। यही कहा, ये चले चौथा ना बोले हो जाए, बोले ठीक है बोले ना? बोले। तो वो सीधी बात है। तो क्योंकि आपने बोला है, इसलिए मुझे आई मस्ट करेक्ट यू कि इट इज नॉट ओनली अरिहान। कर्नल साहब, लगता मेरे है भाई, घबरा गए आप। ये ओ यस 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 यस, ये घबरा गए पाकिस्तान आप। का पाकिस्तान के बारे में बात पाकिस्तान का करते हुए आप हमारे सामने जैसे ही बैठे हों। कनेक्शन लगता है ना, तो आप करप्शन हो जाती है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान से बात करते हुए आप हमारे सामने बैठे हों या आपकी फौज, सारे घबरा जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है सर। ये बात सही है। देखो देखो, बोल कौन रहा है? अरिहांत जो 2016 की आई है, वो उसकी घबराहट आज आपको हुई है। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं। बट वैसे मैं आपको बता दूं कि जो चारों जो हमारी ये जो शिप्स जो आ रही हैं, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल कैरिंग सबमरीन जो हैं, ये चारों की चारों जो हैं, इनका नाम ए से ही होता है। दैट इज अरिहंत, अरिघात, अरिदमन और अरिसूदन। ठीक है? तो आज के बाद करेक्ट रहिएगा, वो दूसरी तीसरी मत बोला करिए। अरे कभी साहब, कभी हम दिल पर ले लेते हैं कि यार बंदे को पता ही कुछ नहीं। इसका भी मुझे पता है। चले बोले आप। चलिए, फिर कोई आपका बात नहीं। कैमरा गिर अब चले। मुझे सुनिए, मुझे मुझे आपको, मेरे को आपसे सिर्फ जो सवाल पूछना है, मैं आपको इन चारों का डर बताऊं या इसके बाद आने वाली का डर बताऊं? आप मैं डर तो किससे रहे? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, जहां पे एयरफोर्स और आर्मी नाकाम होगी, क्या ये भी काम करेंगी कि इनकी भी टांगे कांपेंगी मालिक, इन लोगों की? मैं तो आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं ना कि अभी आप वो अरिहान जो 2016 की आई हुई थी, उसका डर और खौफ आपके पास इतना था कि आप वो दूसरी और तीसरी पर पहुंच पाए, चौथी पे पहुंचे नहीं। अब मैं आपको पांचवी खबर दे रहा हूँ कि पांचवी का खौफ तो नहीं है कहीं आपको जो S5 सीरीज की निकल कर आने वाली है, आप उससे तो नहीं डरे हुए हैं। अब आइए बात जो आपने कहा है कि जुलूस क्यों निकाल रहे हो, ठीक है ना? वो ऐसा भाई साहब, ऐसा है कमर चीमा साहब,
जो बड़ी कंट्रीज होते हैं, जो बड़ी आर्मीज होती हैं, जो बड़ी नेवीज होती हैं, उनका थॉट प्रोसेस, उनका स्ट्रेटेजिक एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, अब आपको कैसे समझ आएंगे? आपके यहाँ फौज तो है नहीं, तो इसलिए आप ये नहीं समझेंगे। आपके यहाँ नेवी, गाजी याद आ गया? गाजी, जब से गाजी का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान की नेवी, मैं तो कहता हूँ, डिसमेंटल हो गई एक तरह से। मैं इसलिए तो आपको ये भी नहीं समझ आएगा। जहां तक एयरफोर्स की बात है, वेल, पूरी दुनिया जानती है आपके 11 एयरफील्ड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को मतलब बताने की कोई जरूरत नहीं। बट अब क्या आती है आखिरी बात कि क्या ये लड़ेंगी या नहीं। असली बात जो लास्ट आपने, टाइम मैं वो आपका कोई पाकिस्तानी नेवी सवाल ये कहती है, मैं आपका नेवी कोई कहती है सवाल कि छोड़ूंगा नहीं। कैरियर निकला ही नहीं है मालिक, अंदर। वो बाहर निकल के मैं आपको पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर ही तबाह करना था, तो वो वहीं पे डॉक रहा है, ये प्रॉब्लम है। मैं और हम मैं ये आपको कहते हैं कि यही कह रहा हूं। कैरियर आप भी बच गया, ये मैं सबमरीन लेके मैं आ रहे हैं, क्या वजह क्या है? मतलब लड़ पाएंगे, मैं ये था। मैं आपके एक एक कर दे रहा हूं। आपका जो आखिरी पिछले बार वाले उसमें सवाल था कि क्या ये लड़ पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी, मैं उसका पहले सवाल दे दूं एयरक्राफ्ट कैरियर पर, उसके बाद मैंने इसलिए आपको कहा कि पाकिस्तान की कंट्री को लड़ना किसे बोलते हैं, आर्मी किसे बोलते हैं, एयरफोर्स नेवी किसे बोलते हैं, वो आपको नहीं पता, क्योंकि आपके पास इस तरह की कोई फोर्स है ही नहीं। आपके पास एक डिक्टेटोरियल बंदा है, और वो भी उसके पास आर्मी के लिए टाइम नहीं है, इसलिए इस पर बात मत करो। मैं आपको जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा हूं, मैं इंडियन आर्मी का एक्स फौजी आपको जिम्मेदारी लेकर कह रहा हूं कि हमारी ये चारों की चारों सबमरीन आपके लड़ने के लिए नहीं। आप इसकी लड़ाई आप इसकी लड़ाई आप इसकी लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ने के लिए नहीं है। नहीं है कृपया ये कर कर दुनिया के मैं दुनिया समझ के गया। नेवल नॉमेनक्लेचर में अगर पाएंगे तो इसको बोलते हैं मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस, डेटरेंस। मैं समझना, ठीक है? मैं ये फॉर समझता अ हूँ, फॉर अ फॉर अ फॉर अ नेशनल पॉलिसी मैं ऑफ समझता अ नो मैं फर्स्ट समझ स्ट्राइक। कल साहब, मैं ये जी, सिर्फ समझ रहा हूँ कि ये जितना भी दिफाई बजट लग रहा है, क्या ये नरेंद्र मोदी साहब की सियासी कैंपेन के लिए लड़ रहा है? क्योंकि आपके जहाज गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, S-400 आपकी तबाह कर दी, आप भागे भागे फिर रशिया के पास गए कि भाई एक बैटरी जल्दी जल्दी दे दो, थ्रेट बहुत बढ़ गया, अभी आप फिर भागे भागे उनके पास गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझना चाहता हूँ कि इतना दिफाई बजट, क्योंकि देखें कल साहब, ये सारी दुनिया कहती है कि इंडिया के जहाज गिरे, प्रूवन है, आपके CDS ने भी कहा जो रिटायर हो गए हैं। मैं ये कहता हूं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये नरेंद्र मोदी की सियासी कैंपेन के लिए है, या फौज को अलाउ किया जाएगा कि वो इसको इस्तेमाल भी करे? अभी हाल ही में जो स्टेट ऑफ हार्मोस के अंदर इंडिया के जो लोग सेलर्स मारे गए, तो आपकी नेवी तो कुछ भी नहीं, आप तो घुसी भी नहीं है वहां पे नेवी। एटलीस्ट लोग प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं, सवाल करते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने कैंपेन में दिखाया करेंगे हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, हमने मेरीन रेफाल ले लिए हैं, ये उसके लिए है, या नेवी को बेचारी को अलाउ भी करेंगे? मिसाल के तौर पे एक ऐड कर देता हूं, जो आपके मिलिट्री साथी इंडोनेशिया में थे, उन्होंने कहा था कि हमें हुकूमत ने मना किया है लड़ने से, हमें सिर्फ हमला करने के लिए कहा गया था, रिस्पांस हमें ये कहा गया था आपने आगे नहीं करना, सिर्फ हमला करना है। तो हमें रिस्ट्रिक्शन सियासी जमात ने, लीडरशिप ने लगाई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोदी साहब को 5 साल बाद इलेक्शन जितवाने के लिए फौज है, या बेचारी कोई लड़ेगी भी? मतलब मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूँ, छोटी सी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 सवाल आपने फिर से पूछे, मैंने चारों इसलिए लिखे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। जहां तक बजट की बात है, आपको कैसे पता चले बजट होता क्या है? आपके यहाँ तो दो ही बजट होते हैं, एक होता है टेररिज्म का बजट, और एक होता है आपकी आर्मी जो पैसे घर ले जाती है। इसके अलावा आपके पास तो कोई बजट होता नहीं, क्योंकि अगर आपके पास बजट होता तो आपका हेल्थ केयर बढ़ता, आपकी एजुकेशन बढ़ती, बड़ी आपका आपकी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता, एजुकेशन, अच्छा, आपकी आपकी इंडस्ट्री बढ़ती। बड़ी ठीक है ना? एजुकेशन है इस थोड़ी। बजट के ऊपर तो आप बात इसलिए ना करें, मेरे पास बजट है, मैं कर सकता हूँ। आगे दूसरी बात, आपने कहा कि यस, एयरक्राफ्ट कैरियर। अब आपको मैं एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे समझाऊं? मैं राफेल मरीन आपको कैसे समझाऊं? ये कंट्री के पास ना कभी आपने देखा, तो फोटो देखी है आपने, अब फोटो में आपको देखकर मैं क्या समझाऊं
कि उसका क्या रोल होता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, ये आपको नहीं समझ आएगी, इसलिए मैं टाइम आपको बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अब आगे आपने एक और बात कही कि वो हमारे किसी ने कहा कि सिर्फ हमला करना है, मैं मानता हूँ इस बात को। हम कभी भी वापस जवाब नहीं देते, हम सिर्फ हमला करते हैं। उस टेररिस्ट कैंप के ऊपर उस रात को हमने हमला कर कर आपको बता दिया था कि ये जनाब ये खत्म हो गया। और उसके बाद अगर आपने पंगे लेने थे तो आपने देख लिया कि वो 11 एयरफील्ड तोड़ दिए, HQ-9 बेचारा चाइना रो रहा है, पूरा का पूरा तोड़ दिया। वो PL-15 मिसाइल आपकी मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है पीछे गार्डन में, मैं करूं क्या उसका? पड़ी है तो पड़ी है, इसलिए आपको नहीं समझ आएगी कि हमला क्या होता है। आखिरी जो आपने कहा, नहीं मैं आपसे, मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मेरे से सही में नहीं हो पाएगा। कमर चीमा साहब एक न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म सबमेरीन किस लिए होती है, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। मैं आपका कंट्री का वो लेवल ही नहीं है। आपको मैं कभी नहीं समझा पाऊंगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है, मैं समझ क्योंकि आपके पास इनसे रिलेटेड हो, आप या तो बता दो आपके पास ये कोई ऐसी अगर कोई ऐसी सबमरीन है, अगर कोई ऐसी सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर है, मॉडल के तौर पर भी अगर है, फोटोग्राफ भी अगर आपके पास है, तो मैं समझा सकूंगा आपको। मैं समझ गया। आपका एक आखिरी पॉइंट रह गया वो सेलर्स का। ना वो सेलर आपने पूछा इसलिए मेरे को बताना पड़ेगा। आपने कहा कि भाई हमारा वो सेलर जो जिसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई कि जी हमारी नेवी ने कुछ नहीं किया। नेवी का क्या करना है यार, खत्म कर दे इस नेवी को। तो मैं ये तो बात है ना, आपको नहीं समझ आती है, आपको नहीं समझ आएगी। आप एक बात बताओ, नहीं आप इतने उससे बोल रहे हो ना कि क्या फायदा इस पूरी की पूरी आर्मी का, कमर चीमा का, इस कंट्री का क्या फायदा, जिसने अपने सैकड़ों नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आदमियों को मरा हुआ छोड़ दिया। क्यों नहीं आए आप मुझे ये भाई साहब, आप क्यों नहीं आए उनको कांधा देने, क्यों नहीं आए? तो मेरे को ये बताओ आप कांधा देने क्यों नहीं आए? मेरा तो सेलर इंटरनेशनल वाटर में मारा गया। मेरा सेलर कमर्शियल शिप के ऊपर एक इंटरनेशनल वाटर में मारा गया। इसमें नेवी नहीं आती है, इसमें नेवी नहीं आती है। मैं तो आपके सामने दे रहा हूँ, आपके हंड्रेड्स ऑफ नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कहो तो उनके नंबर पढ़ के बता दूं, उनके आई कार्ड अभी भी हमारे पास रखे हुए हैं। आपकी बात आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? आप कहाँ थे तब? कहाँ थी आपकी आर्मी? कहाँ थी आपकी गवर्नमेंट? वो लाशें कहो तो अभी उसका DNA चेक करवा दूं, निकलवा के उन लाशों को। मैं कल से क्या बात करते हो? आप गलत बात करोगे तो फिर गलत जवाब मिलेगा। मुझे पता है बात बुरी लगी है, लेकिन आपकी ऑपोजिशन बात बुरी लगेगी। आप कह रहे हो मक्खियां पड़ रही थी, आप मक्खियां पड़ रही थी, मैं बता नहीं सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तानी लाशों में क्या बदबू आ रही थी। उसमें आपकी बदबू आ रही थी, आपके मुनीर की बदबू आ रही थी, ये सुनना चाहते हो? लाशों को हम कभी बदबू नहीं बोलते हैं, लाशों को हम बोलते हैं ये भगवान की धरोहर है, उसकी भगवान मानी जाती है, पार्थिव शरीर माना जाता है। पहली बात तो ये है कि मेरी बात सुने, मैं आपकी लीडरशिप के बारे में गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, कभी भी नहीं किए, अभी भी नहीं करूंगा। आपने बेशक अभी मेरे आर्मी चीफ का नाम आपने मोदी बोला, मैंने थोड़ी ना बोला। तो भाई मोदी, देखे मेरी बात सुने, मोदी साहब के मैंने आपने मोदी बोला क्योंकि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैंने मुनीर आपका बोल दिया क्योंकि वो आपका करता धरता है। नहीं सुनो मैंने नरेंद्र मोदी को उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, आपने डेरोगेटरी रिमार्क इस्तेमाल किया, आपको ये नहीं करना चाहिए। क्या डेरोगेटरी बोलो एक बार, मैं माफी मांगूंगा, अगर मैंने कोई डेरोगेटरी बात करी तो मैं माफी मांगूंगा। और बोलो कल साहब, ये गलत चीज होती है कि आप किसी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में, मैं हमेशा आपके CDS साहब, मैंने तो आपने बोला क्या वो नेवी ने क्या किया, आपने कहा कि वो एक लाश जिसके ऊपर मक्खियां पड़ रही थी उसके लिए क्या किया। मैंने आपको बोला कि आपकी आर्मी, आपकी नेवी, आपके एयरफोर्स, आपके आर्मी चीफ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आपके यहाँ कोई है नहीं, आपकी सरकार तो है नहीं। ये मेरा कहना नहीं है। आपने वो सैकड़ों लाशें वहां जो पड़ी थी उन दिनों, आपने क्या किया? मेरा मसला ये, देखिए मेरी बात सुनो,
पहली बात तो यह है कि मैं आपकी लीडरशिप के बारे में हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, साहब कहता हूँ, तनकीद करता हूँ पॉलिसी के ऊपर, वो अभी भी मैंने भी तो कहा मुनीर साहब, मैंने कब कहा कि मुनीर, मैंने कोई गधा मुनीर कहा? मैंने भी आपके मुनीर साहब कहा। अगर कोई डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल हो, इस तरह कोई नहीं, एक सेकंड कमर चीमा साहब, कहीं पर कोई डेरोगेटरी रिमार्क अगर मैंने दिया है, मैंने आपके शो पर बोला है कि मैं माफी मांगूंगा, मैं माफी मांगूंगा। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ? मेरा कॉन्फिडेंस वही जगह, आप बता दीजिए। आपने फिर अभी बदतमीजी की आर्मी चीफ का नाम लेते हुए। देखिए मेरी बात सुने, आप बड़े ऑनरेबल है मेरे लिए। बदतमीजी किसकी बात कर रहे हो? अरे आप एक बात बताओ, एक सेकेंड, बदतमीजी पर आगे ना बात, अब आप सुन लो। ये आप उसी मुनीर की बात कर रहे हो ना, जिसने कहा कि हिंदू और मुसलमान रह नहीं सकता। बहुत इज्जत वाली बात करी है, बहुत ज्यादा बढ़िया बात करी है उस बंदे ने। उसने कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बना ही इसीलिए है कि ये कौम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती। इस इंसानियत के दुश्मन को, इस इंसानियत के दुश्मन को आप बोल रहे हो कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, जो पूरी इंसानियत को इंसल्ट कर रहा है? क्या बात कर रहे हो भाई? सुने। अब अगर आपने बात की है तो जरा हौसला करें। आप इंसानियत के दुश्मन की बात कर रहे हैं ना आप मुल्क के अंदर जो मुसलमानों और ईसाइयों के साथ होता है, ये अभी क्रिसमस ना, आप सुन तो लें। आप सुन रहा हूं भाई, हाँ बोला है, हाँ सुन लें। आपके वजीर आजम साहब ने जो नफरत की बुनियादें हिंदुस्तान की जड़ों में डाली हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इस दफा 25 दिसंबर को 750 हमले हुए हैं ईसाइयों के ऊपर इंडिया के अंदर। मुझे बताएं, कहाँ पढ़ रहे हो आप? कौन पढ़ा रहा है? ये किस मदरसे में पढ़ रहे हो? ये देखिए, कौन सा मुनीर मदरसे में तो नहीं पढ़ रहे? दिस इज गेटिंग जनाब, अनफेयर बात होती है। अनफेयर क्यों है? अरे भाई आप नहीं करने क्या दें? अरे करने तो वो दें जो ठीक हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप मेरे मुसलमान पर बोलोगे, आप मेरे क्रिश्चियन पर बोलोगे, क्यों? आपके पास ये हक है। मुसलमानों का हाल क्या किया है? अरे भाई आप 750 बोल रहे हो ना, 27% हिंदू पाकिस्तान में थे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 27% हिंदू मुसलमान में थे। आपके 2023 का सर्वे बोलता है कि 2% से कम है। मैं कहता हूँ आपने तो जिनोसाइड कर रखा है जनाब, आपने जीनोसाइड कर रखा है उस इलाके में। क्या बात कर रहे हो? एहसान है मुसलमानों के ऊपर, अगर वो आबादी में ज्यादा तो आपकी वजह से है भाई। वो आबादी में पहले ही ज्यादा थे तो वो ज्यादा, तो आपकी उस चीज में खुशी। आपने जो नफरत की बुनियादें डाली हैं, जो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, जो ईसाइयों को टारगेट किया, क्रिसमस में 750 हमले हुए थे और आप जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं। आपके वजीर आजम को तो दुनिया कहती है जेनोसाइड करवाता है मुसलमानों का। आप किस चीज की बातें करते हैं? मणिपुर पे यूरोपियन यूनियन, आपको वहां पे मणिपुर यूरोपियन यूनियन भाई मेरे, अरे यूरोपियन यूनियन और यूके ने क्या बोला है 10 दिन के अंदर? सुन लो क्या उन्होंने क्या बोला है कि आप पीओजेके में जेनोसाइड कर रहे हो। ये यूके की पार्लियामेंट में बोला है, ये यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में बोला है। आप पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो, दुनिया आप सपनों की बातें कर रहे हो जनाब। नहीं देखो भाई, आज पहली बार मुझे क्यूबर चीमा को रोकना पड़ेगा सिर्फ इसलिए। कमर चीमा साहब मानिए मेरी बात, मैंने बर्दाश्त नहीं करता। आप बर्दाश्त क्यों करोगे? मैं बर्दाश्त कर लूंगा कि आप मेरे प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लो, आप मेरे कंट्री का नाम ले लो। क्या बात कर रहे हो? आप ही बोल रहे हो 750, इसमें 750 को आपको कर दीजिए प्रूफ। 750 क्रिश्चियन 750 क्रिश्चियन अगर पिछले 5 साल में भी मरे हो तो मैं आपके शो पर माफी मांगता हूँ। क्या बात कर रहे हो आप? ना देखो कमर चीमा साहब, एक मिनट। आपका डिस्कशन बड़ा सही चला था कि आप जानना चाह रहे थे, आप एजुकेट होना चाह रहे थे। आप नहीं डेरोगेटरी तो आपने शुरू किया है, आप नहीं कर सकते। आपको क्या लगा? देखो आप जी नहीं, आपने कहा मोदी ने मारे हैं। क्या बात? आप अपना इस टेप को रिकॉर्ड कर लीजिए। मुनीर साहब तो मैंने कहे थे, और इसलिए मैंने बाद में आपको ये बोला
कि अगर अगर आपके मुनीर इंसानियत के देवता हैं तो वो जब बोलते हैं इंसानियत के खिलाफ कि हिंदू आपके साथ रह नहीं सकता, तो ये कौन सी वो बहुत बड़ी इंसानियत निभा रहे हैं? आप हमें इंसानियत का पाठ दोगे? पूरी दुनिया में टेररिज्म आपने कर रखी है, पीओजेके में आपने जीनोसाइड इस समय कर रखी है, बलूचिस्तान में आपने जीनोसाइड कर रखी है। ये मेरा कहना नहीं है, फजलुल रहमान से पूछो, फजलुल रहमान से पूछो पार्लियामेंट में क्या बोल रहा है। आप पूछिए यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट से, आप पूछिए यूके के पार्लियामेंट से कि वो आपके लिए क्या कह रहा है। आप ढूंढ रहे हो कि पता नहीं किसने क्या कहा या क्या नहीं कहा। मैं तो आपको पिछले 3 दिन की रिपोर्ट दे रहा हूँ। 3 दिन में फजलुल रहमान के खिलाफ, अरे भाई फजलुल रहमान के खिलाफ आपने जो एफआईआर करी है किस बात की करी है? इसी बात की करी है ना कि उसने मुनीर साहब को चैलेंज कर दिया कि यूनिफॉर्म उतार के आओ, क्योंकि इस यूनिफॉर्म को पहनकर अगर आप स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की तरह घूम रहे हो तो एक बार उतरो ना, उतरो इस सियासत में, देखे तो सही इसकी क्या औकात है। ये कहा है फजलुल रहमान ने। अच्छा चले, बोल लिया आपने, अब मैं बात नहीं, मैंने क्या बोलना है? नहीं, आप बोलिए, बोलने नहीं दे रहे, बात ही नहीं करने दे रहे। इतनी देर से आप ही बोल रहे हो, मुझे तो बोल ही नहीं रहा, अमल करने दिया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, नरेंद्र मोदी साहब ने जेनोसाइड करवाया मुसलमानों ईसाइयों का, आपको बुरा लगा, आप आसिम मुनीर साहब को गालियां देने पे। मैं क्यों बुरा लूंगा? मैं किसी झूठ बात पे क्यों बुरा लूंगा? मैं किसी झूठ बात पे बुरा लेता ही नहीं हूँ, मेरे को बुरा लेने की जरूरत नहीं है। आपका रिकॉर्ड है, आप गए थे, 1 मिनट, आप गए थे जॉर्डन में, जियाउल हक की ब्रिगेड को लेकर आप गए थे जॉर्डन में। 27,000 मुसलमानों को मारने का क्रेडिट लेते हुए जियाउल हक की अपनी स्टेटमेंट है, आप गए हैं इस समय सऊदी अरेबिया ये बोलकर के हम वहां के मुसलमानों को बचाएंगे। आपने कितने बचा लिए आपको मालूम है? तकलीफ है मुझे पता है। मत बताइए मुझे मत बताइए कैरेक्टर ऑफ पाकिस्तान। आपको समझ, मेरे को तकलीफ हो ही नहीं रही, मुझे तो तकलीफ इसलिए हो रही है, मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है कि अगर कमर चीमा जैसा थिंक टैंक, अगर थिंक टैंक के पास वो थिंकिंग नहीं है कि उसे यही नहीं पता कि इंडिया के पास सबमरीन कौन सा है, आपको यही नहीं पता, आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की डेफिनेशन नहीं पता, आपको राफेल मशीन क्या होता है नहीं पता, तो मैं समझाऊं कैसे? आप ना मुझे बताएं, मैं क्यों समझाऊंगा? हथियार इस्तेमाल करने की भाई पूछा आपने, आपके इस प्रोग्राम पर ऑन रिकॉर्ड है, आपने कहा वो जो 2 और सबमरीन है, मैं आपको बता रहा हूँ 4 है। ओ भाई सुन तो सही, मैं तो आपको बता रहा हूँ S5 सीरीज आने वाली है। सिपाही हैं जिसको हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, आप उस फौज के सिपाही हैं, आप उस फौज से हैं जिन्हों सियासतदान कहते हैं तो लड़ना नहीं, साड़ी बिस्ती होनी है। कभी इंडिया से ये बात हो रही ना, कभी मैं आपको यही, तो हमें ना बताएं क्या कमर चीमा साहब ये बात एग्री करता हूँ कि हमें ये इंस्ट्रक्शन जरूर होती है कि पाकिस्तान से हमें लड़ना नहीं है, तो लड़ने की इजाजत हम पाकिस्तान से, नरेंद्र मोदी की सियासी कंपेन के लिए बने हैं सारे, आपका काम है मोदी साहब की कंपेन पाकिस्तान से, हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि पाकिस्तान से लड़ना नहीं है। कमर चीमा आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आपको, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि हमें इंस्ट्रक्शन है कि हमें पाकिस्तान से लड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ना है, हमें आपकी सिर्फ टेररिज्म और उस टेररिज्म के साथ खड़ी फौज के साथ लड़ना है, हमें आपके साथ कभी नहीं लड़ना है। मुझे ये बताएं, मूविंग ऑन, ये तो आपने नरेंद्र मोदी साहब की कंपेन करते रहना है, मुझे पता है आप सारी फौज है ही नरेंद्र मोदी। कंप्लेंट क्यों करूंगा मैं? कंप्लेंट क्यों करूंगा? ये कंपेन करते रहते हैं सारा दिन मोदी साहब, मैं थोड़ी ना करता हूँ। अच्छा ये बताएं, मैं क्यों करूंगा? नहीं आप कंपेन करते हैं ना। अच्छा सुने तो सही, ये जो अग्निवीर हैं, जो आपके अग्निवीर हैं जिनकी छुट्टी करवाई जा रही है, 3 साल वो कहते हैं जी खत्म हो गए, 3/4 ऑफ अग्निवीर सोल्जर जो हैं वो जो 2000 जिन्होंने 22 में साइन अप किया था वो इस साल जा रहे हैं। आपको लगता है कि एक तरफ आपकी फौज नरेंद्र मोदी की सियासी कंपेन कर रही है, दूसरी तरफ आपको लड़ने नहीं दिया जाता, तीसरी तरफ ये एडहॉक फौजी जो आप लेके आते हैं, डू यू थिंक कि ये इंडिया के लिए लड़ सकते हैं, या इंडियन फौज इसलिए नहीं लड़ पा रही कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश फौज थी वो इस काबिल नहीं थी, अग्निवीर लाए गए, अग्निवीर को फिर निकाला जा रहा है।
तो क्या इंडियन फौज का मोरल कम है, पैसे नहीं है, पेंशन नहीं दे सकते, मसला क्या है खान साहब? मसला ये है, मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि आप उस मसले के लेवल के लोग नहीं हैं, आपको नहीं समझ आएगी। These are country strategic decisions। आपको मैं कैसे समझाऊं? अब आप जब बोल रहे हो कि वो निकाले जा रहे हैं, वो निकाले नहीं जा रहे। जब वो आए थे मेरे तरफ, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं भी आया था तो मैं साइन करके आया था कि मैं इतने साल की सर्विस के बाद ये मेरा और फौज का ऑप्शन होगा बराबर का, कि या तो मैं फिट पाया जाऊंगा तो रखा जाऊंगा, या अगर मुझे लगता है कि मैं फौज में और नहीं रहना चाहता, मैं अपनी सिविल सोसाइटी में रहना चाहता हूं, मैं वहां जाके रहूंगा। सीधी बात। इससे फायदा और घाटा ये होता है, जो आपको अगेन समझ नहीं आएगी, कि एक फौज को यंग रखना होता है एज ग्रुप के अंदर। जो फौजी आदमी है उसकी जो रिटायरमेंट एज है। हाँ जी, आप फिर फौजी जो हैं, मतलब जो रिटायर है उनको क्यों रखा, वो उनको बाहर निकाले, आपकी पेंशन जो नहीं दे सकते, इसका मतलब तो सवाल तो आप तो देखें, आप यू आर गेटिंग अ पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम द आर्मी। इसका मतलब ये है कि फौज के पास पैसे नहीं है और वो समझते हैं कि भाई इनको अगर लंबा अरसा रखेंगे, इनकी पेंशन देनी पड़ेगी, ये क्लब्स में जाएंगे, इनकी हेल्थ केयर करनी पड़ेगी, इनसे फटाफट 4 सालों में कुछ जंग हुई तो इनसे फायदा लेके इनको फारिग कर देंगे। डू यू थिंक दिस इज अ राइट वे? इन लोगों के अंदर क्या वो नेशनलिज्म है, या कि ये अब जैसे अभी हुआ है पहलगाम का वाकया हुआ, उसके बाद हमारी और आपकी लड़ाई हुई, उसमें आपके अग्निवीर भी मारे गए हैं, तो अब वो मोटिवेशन है लोगों के लिए आने में, या कि आप समझते हैं ऐसे मोटिवेशन तो नहीं आएगी, 4 साल में थोड़ी सी तनख्वाह लेके फारिग कर देंगे और बाकी फौज लड़ना नहीं चाहती जो है? नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ आया। तभी तो मैंने कहा आपको मैं समझाऊं कहां से। जहां से किताब शुरू होती है ना, आप वहीं गलत हो। प्रॉब्लम मेरी ये है, मैंने अभी अभी आपको अच्छे शब्दों में समझाने की कोशिश करी कि इंक्लूडिंग मैं, जब मैंने वो फौज का फॉर्म भरा था तो मैंने वो कॉलम टिक किया है कि मैं कहाँ कितने समय तक रहूंगा, नहीं रहूंगा। और मैंने आप, क्योंकि अब आप बीच में बोल पड़ते हैं इसलिए मेरे को कोई तरीका नहीं है, कि उसमें चॉइस ये है कि मेरी भी चॉइस है कि मैं अब फौज में के बजाय अपने घर जाकर अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ। जो मुझे 40-50 लाख रुपए 4 साल में मिले हैं, जो मेरे को रिटायरमेंट के टाइम मिलेंगे, उसको लेकर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, खेती करना चाहता हूँ, गांव की इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। पहली बात। दूसरी बात, ये चॉइस उस फौज के पास भी है जिसे अपनी फौज की एज प्रोफाइल यंग रखनी है। क्योंकि आपकी तरह नहीं है ना मेरा मामला, आपके तो लोग हाई ऑल्टीट्यूड जाते नहीं है, मैं हाई ऑल्टीट्यूड भी जाता हूँ, मैं ग्लेशियर की सर्विस भी करता हूँ। आपकी तरह नहीं है कि वो सिर्फ ग्राउंड पंजाब में कर लिया, उससे एक स्टेप आगे। एक सेकंड, इसको समझो, अच्छा रहेगा, ये अच्छी बात है, ये आपके लिए भी एक ज्ञान वाली बात है। अब आती है बात जो आपने कहा है कि वो फारिग कर दिए, वो फारिग नहीं कर दिए। अब ये मेरे सोल्जर, मेरे सोसाइटी के सोल्जर हैं, डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं, इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस समय सबसे अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स उनको अलग से दे रही हैं, पब्लिक सेक्टर 20% हर जगह पर उनका रिजर्वेशन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेंड फौजी, डिसिप्लिन्ड फौजी जब एक सिविल सोसाइटी में जाएगा तो एक अच्छी एनवायरनमेंट को बना पाएगा। वहां पर जो सो कॉल्ड छोटी मोटी करप्शन होती हैं उनको रोक पाएगा, क्योंकि ये देश के जज्बे वाला फौजी है। करप्शन खत्म करने जा रहे हैं वहां पे, यानी कि सिविल सोसाइटी के अंदर। अब आपको नहीं समझ आएगी ना, चले आपको नहीं समझ, आपकी तो सिर्फ फौज ही करप्ट है, आपकी तो बेचारी सिविल सोसाइटी का क्या करूं? अब मुझे पता है पाकिस्तानी की फौज बड़ी तकलीफ देती है आपको, इसलिए आप फौज पे हमला करते हैं। मैं नहीं कह रहा ये सब, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की आवाम कह रही है। पाकिस्तान की हमारी फौज से कोई करप्ट फौज नहीं गई। मैं एक बात बताऊं, इंडियन पार्लियामेंट जिस तरह आज तक इंडियन सियासतदानों से पूछ रही है, बताओ हमारे जंग में कितने बंदे मरे, आज तक आप नहीं बता सके। 1 साल बाद आपने बताया 6। सुने तो सही ना, मेरी बात की बात है ना, मुझे बताएं आपके यहाँ कितनी ट्रांसपेरेंसी है आपकी फौज ने और आपके सियासतदानों ने जो झूठ बोले हैं इस दफा,
वो दुनिया जानती है। ये पिछली जंग में इंडिया की फौज और इंडिया के सियासतदान ट्रांसपेरेंसी में एक्सपोज हुए हैं, दुनिया जानती है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। चले कल साहब, आपका ख्याल ये है कि यंग लोग रहने चाहिए फौज के अंदर, वो यंग खून रहता है, ये बूढ़े फौजी जो है ये लड़ने के काबिल नहीं रहते, और ये पैसे भी ज्यादा खाते हैं और ये पेंशन भी देनी पड़ती है। ये एक इंडिया की सियासतदानों के अंदर एक नया व्यू आ रहा है कि यंग लोग रखें, उनको ट्रेन करें 4 साल के लिए, और उनको दोबारा सिविल सोसाइटी में भेजा जाए, वहां पे वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और सोसाइटी के अंदर से करप्शन खत्म कर सके। और फौज जो है वो यंग लोगों से होनी चाहिए। बूढ़े जो कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल हैं, गुजारी बात है, वो तो नहीं लड़ सकते, वो तो प्लानर्स होते हैं, लड़ना तो यंग लोगों ने होता है। तो आप डू यू बिलीव कि दिस इज द राइट वे? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिया के फौज के लोग ये कहते हैं कि ये गलत स्ट्रैटेजी है, इस तरह वो नेशनलिज्म नहीं आती, ओनरशिप नहीं आती। वो लोग जो 4 साल के लिए 3 साल के बंदा आया, वो बॉर्डर पे कैसे जाके अपनी जान देगा? अभी भी जो पाकिस्तान तो बड़ा बेरहमी से मारता है, फिर आपको पता है जैसे अभी जंग में हमने मारा है। तो बहरहाल चले, लेट्स सी कि नहीं, वो आपने लास्ट वाली लाइन जो बोली वो ठीक बोली कि पाकिस्तान बड़ी बेरहमी से, पाकिस्तान बड़ी बेरहमी से, मैं आपके वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, मैं जनाब आपके वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, आपके गोल्डन वर्ड रिपीट कर रहा हूँ। आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान बड़ी बेरहमी से मरता है, ये आप बोलना भूल गए। नहीं, आपने कहा, मैं, अरे भाई आप बताओ, आप बता दो, आप एक बात बता दो, अगर वो बेरहमी से नहीं मरता तो वो जो 96,000 पतलूनें टंगी हुई हैं वो किसकी टंगी हैं? अच्छा चलो उसको छोड़ देता हूँ। मैंने अभी आपको नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बाय नेम बोली कि जनाब, फिर वो आपने उन्हें क्यों नहीं लिया? वो कैप्टन शेर सिंह को आपने क्यों नहीं वापस लिया हमसे, जब हम आपको बोलते रहे कि ले लीजिए जनाब? आपको पता ही है, आपको तो पता है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। पाकिस्तान की फौज पीओजेके में बहुत मार रही है। पाकिस्तान की फौज निहत्ती आवाम के ऊपर लाइव बुलेट फायर कर रही है। आप ठीक बोल रहे हो गया। कल सब ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आज मैंने देखा आप अभी जवान है, आप जवान, देखो कबची भाई, ये बात सही है, ये गलत बात है। आपके देखो, आप एक सच्चाई मुकाबला कर सकते हैं, ये मैंने देखा है। फौजी जो है ना, उसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बोल सकता हूँ, 26 जुलाई आ रही है, कारगिल विजय दिवस आ रहा है। आपको मैं तो अब यही कह पाऊंगा कि मेरी श्रद्धांजलि आपके उन सभी लोगों को जिन्होंने कारगिल विजय दिवस पर अपनी जान खोई, लेकिन बदकिस्मत रहे कि उनकी कंट्री ने उन्हें लिया नहीं, उन्हें वो इज्जत नहीं दी। मैं आज भी पाकिस्तान ने जो मार के हक ऑपरेशन लड़ा, उसमें जो इंडियन फौजियों को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मैं आज भी उनके लिए आवाज बुलंद करूं। मैं उसमें से एक हूँ, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। मेरे जैसे 3,300 लोग हैं। हम अपनी लड़ाई रिकॉग्निशन के लिए नहीं करते। हम अपनी लड़ाई फौजी कभी रिकॉग्निशन के लिए नहीं करते। हम अपने देश के लिए करते हैं, अपनी रेजिमेंट के लिए। तमाम इंडियन फौजियों के लिए जिनको पाकिस्तान ने मारा और वो इंडियन हुकूमत नहीं बता रही, मैं उनके लिए बोलता रहा। थैंक यू कल, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।